नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है उसके भाग 11 को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो भाग 11 है इसमें हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, पीएसएलवी का पूरा नाम आपको बताना है। पीएसएलवी का पूरा नाम क्या होता है? तो पहले प्रश्न का राइट आंसर हमारा है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पूरा नाम होता है पीएसएलवी का, यानी ऑप्शन जो ए है पहले प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वायसराय का जो संबंध है रॉलेट एक्ट अधिनियम से था? आपको पता होना चाहिए जो रॉलेट एक्ट अधिनियम था यह 1919 में लाया गया था। तो आपको बताना है कि इस अधिनियम का संबंध निम्नलिखित में से किस वायसराय से है। तो रॉलेट एक्ट के समय कौन वायसराय था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी ऑप्शन जो इसका बी बिल्कुल सही है। रॉलेट एक्ट के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड तथा यह जो रॉलेट एक्ट था यह लाया गया था 1919 ईस्वी में। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं लॉर्ड कर्जन का संबंध किससे है? तो लॉर्ड कर्जन जो था हमारा वायसराय था 1905 के समय तथा 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था यह सबसे बड़ी घटना थी इस लॉर्ड कर्जन के समय की। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड कर्जन से संबंधित है बंगाल विभाजन की घटना। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? यहाँ पे पहली महिला अध्यक्ष की बात हो रही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी यह बनी थी एनी बेसेंट। 1917 में जो एनी बेसेंट थी यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। वहीं अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन बनी थी तो सरोजिनी नायडू आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे भारतीय पूछा होता कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो सरोजिनी नायडू आपका आंसर होता। सरोजिनी नायडू जो थी ये 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो दोनों सवाल आपके दिमाग में होने चाहिए। अगर सिर्फ महिला अध्यक्ष की बात हो पहली तो एनी बेसेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट 1917 में बनी थी। और भारतीय महिला की बात हो तो 1925 ईस्वी में सरोजिनी नायडू बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जो थोक मूल्य सूचकांक होता है यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो थोक मूल्य सूचकांक जो है यह कौन जारी करता है? तो यह चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो हमारे होते हैं, जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं, उन्हीं के द्वारा जारी किया जाता है थोक मूल्य सूचकांक, यानी ऑप्शन जो इसका बी बिल्कुल सही है, मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा। विनेश फोगाट का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, कुश्ती। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, महायान का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? तो बौद्ध जो धर्म है इसकी दो शाखाएं हैं। एक तो शाखा हो गई आपकी महायान और एक शाखा है हीनयान। तो जो बौद्ध धर्म था यह दो भागों में बंट गया था, हीनयान और महायान में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न हमारा है, अलमाटी बांध जो है यह किस नदी पर बनाया गया है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो अलमाटी बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो कृष्णा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णा नदी कहाँ पे? कर्नाटक में कृष्णा नदी पर बनाया गया है अलमाटी बांध। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, जब मूल्य ह्रास यानी कि डिप्रिसिएशन की यहाँ पे बात हो रही है, जब मूल्य ह्रास को सकल घरेलू उत्पाद से घटा दिया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो जब मूल्य ह्रास को सकल राष्ट्रीय उत्पाद से घटा दिया जाता है तो हमें प्राप्त होती है शुद्ध राष्ट्रीय आय, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी कि जब मूल्य ह्रास को हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से घटा देते हैं तो हमको प्राप्त होता है शुद्ध राष्ट्रीय आय, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, विधि का नियम यानी कि रूल ऑफ लॉ की यहाँ पे बात हो रही है। तो रूल ऑफ लॉ को हमने किस देश से अपने संविधान में सम्मिलित किया वो आपको बताना है कि जो रूल ऑफ लॉ का नियम है इसको हमने किस देश के संविधान से लिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंग्लैंड। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल से इंग्लैंड से हमने लिया हुआ है विधि नियम। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा।
अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारत के जो महान्यायवादी होते हैं यानी कि इनको इंग्लिश में हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या भारत सरकार के जो है मुख्य कानूनी सलाहकार माने जाते हैं। तो आपको बताना है कि जो भारत के महान्यायवादी होते हैं उनकी नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। तो भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति है या कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, तो अनुच्छेद 76 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। 11वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जो हमारा नेशनल वाटर वे है एक, यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय जलमार्ग एक है, यह कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरता है, आपको बताना है। तो हमारा जो राष्ट्रीय जलमार्ग एक है यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से लेके, आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाता है तथा यह गंगा नदी पर बनाया गया है। तथा यह कौन कौन से राज्यों को टच करता है, तो पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों से को गुजरता है हमारा नेशनल वाटर वे 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ से यह नहीं गुजरता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या हमारी है, यहाँ पे जलमार्ग संख्या की बात हो रही एक है, यह पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्यों से होकर गुजरता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा यह भारत का सबसे लंबा अब तक का जलमार्ग है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। यह छत्तीसगढ़ से होकर नहीं गुजरता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न हमारा है WHO का हेडक्वार्टर आपको बताना है कहाँ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। तो WHO का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिनेवा में, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही, जिनेवा में आपको मिलेगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख की बात करें तो टेड्रोस अधानोम जो हैं, इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टेड्रोस अधानोम जो हैं ये वर्तमान में प्रमुख हैं WHO के, तथा WHO की जो स्थापना है यह 1948 में की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है अकबर के नवरत्नों में कौन सम्मिलित नहीं था, मतलब कौन कौन सम्मिलित था आपको बताना दिया गया ऑप्शंस में से। तो अकबर के नवरत्नों में तानसेन सम्मिलित थे, राजा मान सिंह सम्मिलित थे, राजा बीरबल सम्मिलित थे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अकबर के नवरत्नों में टोटल ये तीनों लोग सम्मिलित थे, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा अकबर के नवरत्नों में 9 लोग थे, कौन कौन, आपके नाम इंपॉर्टेंट होना, मतलब आपको इनके नाम पता होने चाहिए। पहला था आपका अबुल फजल, उसके बाद फैजी, उसके बाद राजा टोडरमल, उसके बाद मुल्ला दो प्याजा, उसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना, बीरबल, उसके बाद हकीम हुकाम। ये सभी सम्मिलित थे किसमें, तो अकबर के नवरत्नों में। अगला प्रश्न हमारा है हमारा जो राष्ट्रीय गान है इसको किसने लिखा है। तो हमारा राष्ट्रीय गान जो है इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, तथा हमारा जो राष्ट्रीय गीत है उसको लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो दोनों आपको पता होना चाहिए। जो हमारा राष्ट्रीय गान है इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, और हमारा जो राष्ट्रीय गीत है उसको लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अगला प्रश्न हमारा है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि IMO का आपको हेडक्वार्टर बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लंदन में, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, लंदन। अगला प्रश्न हमारा है VGA का पूरा नाम आपको बताना है, VGA का पूरा नाम क्या होता है। तो जो 16वां प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको मिलेगा वीडियो ग्राफिक्स एरे, यानी राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी, यानी कि VGA का पूरा नाम होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है विद्युत जो धारा होती है उसको मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो विद्युत धारा किसमें मापी जाती है, तो एमीटर इसका, एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे ध्यान दीजिएगा, एम्पियर यानी सॉरी एमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एमीटर जो होता है विद्युत प्रवाह को मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, विद्युत प्रवाह जो होता है यह अमीटर से मापा जाता है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। वहीं यहाँ पे विद्युत धारा की बात है, तो विद्युत धारा मापने की इकाई को हम कहते हैं एम्पियर। एम्पियर जो होती है यह विद्युत धारा मापने की इकाई होती है, तथा एक सर्किट में जो विद्युत प्रवाह होती है उसको मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। दोनों आपको पता होने चाहिए। मान लीजिए कोई एक सर्किट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई एक सर्किट है, तो इसके बीच में जो विद्युत का प्रवाह होता है उसको मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, किसी विद्युत परिपथ में
विद्युत प्रवाह को मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है, परंतु एम्पियर का जो उपयोग है, एम्पियर जो होता है यह एसआई मात्रक होता है विद्युत धारा का। तो दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं रखनी है। अगला प्रश्न हमारा है, परमाणु रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो परमाणु रिएक्टर होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है परमाणु रिएक्टर, यानी ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है। जो परमाणु रिएक्टर होते हैं वे किस पे कार्य करते हैं? तो नाभिकीय विखंडन पे कार्य करते हैं परमाणु रिएक्टर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जिप्सम। क्या हो जाएगा? तो जिप्सम जो होता है यह सीमेंट का मुख्य घटक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा, जो है जिप्सम जो है यह सीमेंट का मुख्य घटक होता है। अगला प्रश्न हमारा है, सोडियम मतलब बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आपको बताना है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट रासायनिक नाम होता है बेकिंग सोडा का, तथा इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है बेकिंग सोडा का? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगर बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा NaHCO3, और अगर इसका रासायनिक नाम पूछे तो रासायनिक नाम इसका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन क्लोरोइथीन का बहुलक है? तो इसमें से क्लोरोइथीन का बहुलक कौन है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है यह क्लोरोइथीन का बहुलक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा हार्मोन पौधे के तने की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? पौधे के तने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो जिबर आप याद रखिएगा, जिबरेलिंस। क्या हो जाएगा? जिबरेलिंस जो होता है यह एक प्रकार का हार्मोन होता है जो एक पौधे के तने के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जिबरेलिंस जो होता है एक पौधे के तने के विकास में जिम्मेदार होता है, जिबरेलिंस। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, घ्राण रिसेप्टर शरीर के किस हिस्से में मौजूद होता है? तो जो घ्राण रिसेप्टर होता है यह शरीर के किस हिस्से में मौजूद होता है? तो नाक में, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, नाक में। अगला प्रश्न हमारा है, नेफ्रॉन किसकी कार्यात्मक इकाई है? तो नेफ्रॉन जो है यह किसकी कार्यात्मक इकाई है? तो गुर्दे की, यानी किडनी, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, पीएम किसान जो योजना है इसके तहत कुल कितनी धनराशि वितरित की जाती है? तो पीएम किसान योजना के तहत जो है कुल 6,000 रुपये सालाना दिए जाते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, टोटल 6,000 रुपये। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वंदे भारत। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वंदे भारत जो है भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है अब तक की, तथा यह जो पहली बार ट्रेन चलाई गई थी कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो वाराणसी से लेकर दिल्ली तक। कहाँ से? तो दिल्ली से लेके वाराणसी तक यह चलाई गई थी वंदे भारत एक्सप्रेस। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है सिक्किम। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, तथा सिक्किम पहला राज्य था जो खुले में शौच मुक्त हो गया था, तथा सिक्किम पहला राज्य था जिसने पूरी तरह से जैविक खेती अपने यहाँ शुरू की थी। तो दोनों आपको पता होने चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जाएगी? तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है यह बनाया जाएगा मणिपुर में, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, मणिपुर में बनाया जाएगा भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। 29वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में जारी जो किया गया था विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2019, इसके अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो हैप्पीनेस रिसर्च इंस्टीट्यूट की
यह रिपोर्ट थी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश था फिनलैंड, यानी ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है। फिनलैंड जो था यह दुनिया का सबसे खुशहाल देश था। और भारत की रैंकिंग क्या थी इसमें, तो भारत का 140वां स्थान था, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसने नवलेखा परियोजना की शुरुआत की है। तो जो नवलेखा परियोजना है यह शुरू की गई है किसके द्वारा, तो गूगल के द्वारा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, गूगल। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, गूगल के द्वारा जो है नवलेखा परियोजना की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे भाग 11 के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।